हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का वीडियो नंबर 114, या फिर हम कह सकते हैं कि ये छठे चैप्टर का 21वां वीडियो है। और इसमें हमें बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना है। इसमें हमें डिस्कस करना है ज्यामितीय समावयवता का स्पष्टीकरण, या हम इंग्लिश में कह सकते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो हम ज्यामितीय समावयवता को या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, मतलब हम कैसे समझा सकते हैं, कैसे स्पष्ट कर सकते हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाई देने के क्या कारण होते हैं। तो सबसे पहले तो आप वीडियो को पॉज करो, और पॉज करने के बाद अपनी नोटबुक पर हेडिंग लिख लो। ठीक है, वीडियो को पॉज करो और नोटबुक पर हेडिंग लिखो। लिख लिया बेटे? तो चलो बच्चों, जल्दी से आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो बेटे, आपने हेडिंग लिख लिया होगा ज्यामितीय समावयवता का स्पष्टीकरण या एक्सप्लेनेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इस बात को हमें बहुत इजी वे में समझना है, और आप अपनी कॉपी पेन लेकर बैठना अपने साथ। ठीक है, जिससे आप साथ साथ लिखते भी रहो। चलो समझते हैं। सबसे पहले तो मुझे एक बात बताओ, मान लो आपके पास दो कार्बन एटम हैं। मान लो हमारे पास, यहीं समझते हैं चलो। मान लो हमारे पास एक कार्बन एटम है, और वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है दूसरे कार्बन एटम से। और अब आपको पता है कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। तो पक्की बात है इस पर और भी बॉन्ड होंगे। इस तरीके से ये बॉन्ड होंगे इसके पास। अब मैं आपको कह रहा कि मान लो यहाँ जुड़ा हुआ है एटम ए, और यहाँ जुड़ा हुआ है बी, और यहाँ एटम ए जुड़ा हुआ है और यहाँ जुड़ा हुआ है एटम बी। यहाँ कोई एटम मान लो एक्स जुड़ा हुआ है और यहाँ भी एक्स जुड़ा हुआ है। तो कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, और इन दोनों कार्बन एटम्स के ऊपर तीन एक जैसे ग्रुप यहाँ जुड़े हुए हैं, ए बी एक्स और यहाँ भी ए बी एक्स। अब एक तो कंपाउंड ये है आपके सामने, और एक कंपाउंड ये है कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन। इसके ऊपर भी कितने एटम जुड़ेंगे, 3, और इसके ऊपर भी 3 एटम जुड़ेंगे, ए बी एक्स। और यहाँ मैं ऐसे लिख देता हूँ ए बी एक्स। तो आप जब इन दोनों कंपाउंड को देखते हो, या तो इन दोनों कंपाउंड को देख लो, या फिर आप इसे कह सकते हो कि ये दो अलग अलग तरह के कॉन्फ़िगरेशन है, दोनों को देख लो। तो वास्तविकता यह है कि ये दोनों कंपाउंड एक ही हैं, अलग अलग कंपाउंड नहीं है ये। क्यों नहीं है, देखो मैं बताता हूँ। यहाँ मेन बात यह है कि कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है। ये कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है। आपको ऐसा लग रहा कि ये तो कॉन्फ़िगरेशन एक अलग तरह का कॉन्फ़िगरेशन है, और ये कॉन्फ़िगरेशन एक अलग तरह का कॉन्फ़िगरेशन है। पर वास्तविकता ये है कि जब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, तो हमारे जो कार्बन एटम हैं और उन कार्बन एटम से जुड़े हुए जो जो भी एटम्स हैं या ग्रुप्स हैं, वे रोटेट कर सकते हैं, यानी फ्री रोटेशन कर सकते हैं सिंगल बॉन्ड को एक एक्सिस मानकर। यानी बिल्कुल बात यह है कि यदि मैं इस कार्बन एटम और ए बी और एक्स को ऐसे पकड़ लूं, और पकड़ के ऐसे घुमा दूं 180 डिग्री पर, तो पक्की बात है ए पहुंच जाएगा यहाँ, और बी पहुंच जाएगा यहाँ, और एक्स यहीं रहेगा। तो वास्तविकता यह है कि जब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, तो कार्बन एटम और उसके ऊपर जुड़े हुए जितने भी एटम्स या ग्रुप्स हैं, वे फ्री रोटेशन कर सकते हैं, यानी फ्री रोटेशन पॉसिबल होता है। इसलिए जो अलग अलग दिखाई देने वाले कॉन्फ़िगरेशन होते हैं ना, वे वास्तविकता में अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन नहीं होते, या अलग अलग कंपाउंड नहीं होते। ये दोनों कंपाउंड एक जैसे ही हैं। इसे पकड़ के ऐसे घुमा दो तो ये बन गया, उसे पकड़ के ऐसे घुमा दो तो ये बन गया। ठीक है, तो दोनों कंपाउंड क्या हैं, एक जैसे कंपाउंड हैं। हालांकि हमें दिखाई दे रहे कि दोनों कंपाउंड अलग अलग तरह के हैं, पर हैं एक जैसे। तो हम एग्जाम में लिखेंगे कैसे? हम एग्जाम में ऐसे लिखेंगे, यहाँ से लिखते हैं।
पहले इतनी बात लिख लेते हैं, फिर आगे की बात मैं आपको समझाऊंगा। लिखो, जब दो कार्बन एटम जब दो कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड द्वारा दो कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड द्वारा आपस में सिंगल बॉन्ड द्वारा आपस में जुड़े होते हैं तो वे कार्बन एटम तथा उनसे जुड़े, यानी उन कार्बन एटम से जुड़े, जुड़े की जगह आप अटैच भी लिख सकते हो, अटैच्ड, उनसे जुड़े दूसरे एटम्स या एटम्स की जगह आप ग्रुप्स भी लिख सकते हो, दूसरे एटम या ग्रुप्स सिंगल बॉन्ड के परितः, परितः को आप अबाउट भी लिख सकते हो। सिंगल बॉन्ड के परितः का मतलब है सिंगल बॉन्ड को घूर्णन अक्ष मानकर, यानी सिंगल बॉन्ड को रोटेटरी एक्सिस मानकर। तो हमने लिखा कि जब दो कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड द्वारा आपस में जुड़े होते हैं तो वे कार्बन एटम तथा उनसे जुड़े एटम्स या ग्रुप्स सिंगल बॉन्ड के परितः फ्री फ्री रोटेशन कर सकते हैं, फ्री रोटेशन कर सकते हैं। फ्री रोटेशन कर सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया। अब इससे होगा क्या? फ्री रोटेशन कर सकते हैं, जैसे हमने नीचे वाले कार्बन एटम को पकड़ के घुमा दिया था। तो फ्री रोटेशन यदि हो गया तो नॉर्मली या कभी कभी आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि जो अलग अलग कन्फिग्रेशन आपको लग रहे हैं ना कंपाउंड के, वे वास्तविकता में एक ही कंपाउंड का एक ही कन्फिग्रेशन होता है वो, और वो लगता है ऐसा जैसे अलग अलग कन्फिग्रेशन है। तो इस बात को लिखो, पहले जल्दी से लिख लो। लिख लिया? तो यहीं से ही लिखते हैं, अतः अतः डिफरेंट डिफरेंट लगने वाले कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट लगने वाले कॉन्फ़िगरेशन वास्तव में सेम टाइप के ही होते हैं। मतलब इस बात को समझना बहुत जरूरी है। यदि आप ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को स्पष्ट करना चाहते हो तो इस बात को समझना बहुत जरूरी है। किस बात को? कि जब दो कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं तो वे कार्बन एटम तथा उनसे जुड़े दूसरे एटम्स या ग्रुप्स सिंगल बॉन्ड के परितः फ्री रोटेशन कर सकते हैं। अतः डिफरेंट लगने वाले कन्फिग्रेशन वास्तव में सेम टाइप के होते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको दो कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड से जोड़ के दिखाए थे, और ऊपर वाले कार्बन एटम के ऊपर भी ABX जोड़ा था नीचे वाले के। इसी तरीके से एक और कन्फिग्रेशन बनाया था, उसमें हमने A और B को उनकी जगह बदल दी थी। तो मैंने आपको बताया कि सिंगल बॉन्ड के ऊपर रोटेशन हो सकता है, जिसकी वजह से आप पहले कंपाउंड को घुमाकर दूसरा कंपाउंड प्राप्त कर सकते हो। जैसे यहाँ मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ आपको। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं बहुत अच्छा, उससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा।
यहाँ लेते हैं हम एक एग्जांपल, मेरे साथ साथ लिखा करो बेटे। यदि हम सक्सेनिक एसिड की बात करें, सक्सेनिक एसिड, सक्सेनिक एसिड के सेम मॉलिक्यूल देखते हैं। चलो, मतलब आपको देखने में अलग अलग लगेंगे पर होंगे में एक ही जैसे मॉलिक्यूल सक्सेनिक एसिड के। देखो, ये कार्बन है और ये भी कार्बन है। ठीक है, थोड़ा नीचे बनाता हूँ। ये कार्बन एटम है और ये भी कार्बन एटम है। इस कार्बन एटम पर यहाँ, यहाँ और यहाँ, इसी तरीके से यहाँ, यहाँ और यहाँ हमें ग्रुप जोड़ने हैं। और इसी तरीके से एक कार्बन एटम बनाते हैं हम यहाँ, सिंगल बॉन्ड यहाँ, और इसके ऊपर भी हमें 3 एटम्स या ग्रुप्स जोड़ने हैं और इसके ऊपर भी। अब देखना ध्यान से आप बिल्कुल, यदि मैं कहूँ कि सक्सेनिक एसिड बनाना है ना, H H COOH, और यहाँ भी हमने लिखा H H COOH। आप इस कॉन्फ़िगरेशन को ध्यान से देख लो। फिर उसके बाद हमने कहा कि इस कॉन्फ़िगरेशन को देखो, H H COOH, और इस बार H इधर बना दिया, H H COOH। अब आप इन दोनों कॉन्फ़िगरेशन को देख लो, दोनों सक्सेनिक एसिड हैं। कुछ बच्चे तो कहेंगे कि सर ये कॉन्फ़िगरेशन नंबर फर्स्ट है, यानी पहला विन्यास है, और ये दूसरा विन्यास है, और ये दोनों तरह के विन्यास अलग अलग हैं। पर बेटे सच्चाई ये है कि ये दोनों कॉन्फ़िगरेशन सेम हैं। मतलब कहने की बात यह है कि ये जो सिंगल बॉन्ड है ना कार्बन कार्बन के बीच, ये घूर्णन अक्ष का काम करेगा, यानी रोटेटरी एक्सिस का काम करेगा या रोटेशनल एक्सेल का काम करेगा। आप इसे पकड़ो और ये इस तरह रोटेट कर जाएगा और वो मिल जाएगा। तो वास्तविकता में ये दोनों कंपाउंड एक ही हैं, इसलिए लिखा सक्सेनिक एसिड के सेम मॉलिक्यूल्स। ये दोनों मॉलिक्यूल देखने में तो लगते हैं अलग अलग, पर वास्तविकता में एक जैसे हैं। और जब ये एक जैसे मॉलिक्यूल हैं, एक ही मॉलिक्यूल हैं, सेम कॉन्फ़िगरेशन के हैं, तो इनके बीच में काहे की समावयवता, समावयवता या आइसोमेरिज्म तो यहाँ होगा ही नहीं। यहाँ लिखा हुआ है जब 2 कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड द्वारा आपस में जुड़े होते हैं तो वे कार्बन एटम तथा उनसे जुड़े दूसरे एटम्स या ग्रुप्स सिंगल बॉन्ड के परितः फ्री रोटेशन कर सकते हैं। तो रोटेशन करके इससे ये बन गया और इससे बन जाएगा, एक ही बात है। अतः डिफरेंट लगने वाले कॉन्फ़िगरेशन, ये कॉन्फ़िगरेशन आपको अलग अलग तरह के दिखाई दे रहे होंगे, लग रहे होंगे। कॉन्फ़िगरेशन वास्तव में सेम टाइप के ही होते हैं, ये दोनों सेम है, इसलिए हमने एग्जाम्पल में पहले ही लिख दिया सक्सेनिक एसिड के सेम मॉलिक्यूल्स। बताओ समझ में आया क्या? अब यहाँ जो है आपको एक बात समझनी बेटे, पहले तो स्क्रीनशॉट ले लो आप जल्दी से, स्क्रीनशॉट लो। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है। देखो एक बात बताऊंगा बहुत बढ़िया, ध्यान से समझना, थोड़ा सा रफ काम करते हैं। मैं आपको कह रहा कि मान लो कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, यहाँ एक ग्रुप जुड़ा हुआ है और यहाँ भी इस तरीके से, मान लो ए जुड़ा हुआ है बी, और यहाँ ए जुड़ा हुआ है, यहाँ बी जुड़ा हुआ है। यहाँ हमने एक दूसरा ले लिया कंपाउंड इस तरीके से, इनके ऊपर भी दो दो एटम्स जोड़ दूँ, ए बी और ए बी। अब आप इन दोनों कॉन्फ़िगरेशन को देख लो, दोनों कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हैं ना आप? देखो एक बात बताता हूँ मैं आपको, जब कार्बन एटम, यहाँ नीचे ही बताता हूँ चलो, एक कार्बन एटम और कार्बन एटम के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो इसके ऊपर 3 बॉन्ड और बने हुए होंगे, इसके ऊपर भी 3 बॉन्ड बने हुए होंगे। तो यहाँ जो है ना, ये जो 4 बॉन्ड हैं, 1 2 3 और 4, ये चारों बॉन्ड जो हैं आपस में चतुष्फलकीय संरचना बनाते हैं, यानी टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर। इसका एक चतुष्फलक बनता है टेट्राहाइड्रल, और नीचे भी एक चतुष्फलक बनता है इस तरीके से ये। और बॉन्ड एंगल कोई सा भी बॉन्ड नाप लेना, 109 डिग्री 28 मिनट का ही होगा, कोई सा भी बॉन्ड नाप लेना आप।
ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, इसी तरीके से यहाँ 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 और यहाँ सारे बॉन्ड 109 डिग्री 28 मिनट के होंगे। ठीक है, तो समझा ही रखा आपको टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर क्यों होगा, क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो वास्तविकता में पता क्या बात है, यदि मैं थोड़ा सा गहराई में जाऊं, यदि मैं सिंगल बॉन्ड की थोड़ा सा गहराई में जाऊं ना, इसकी जो सिंगल बॉन्ड हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं कि कार्बन एटम, सिंगल बॉन्ड कार्बन एटम, इसके ऊपर 3 एटम हैं, इसके ऊपर 3 एटम अटैच हैं। तो जब आप इस सिंगल बॉन्ड को देखते हो ना, तो इस चतुष्फलक का एक कोना और इस चतुष्फलक का एक कोना एक एक कोने से जुड़ा होता है सिंगल बॉन्ड ये। यानी इस ये जो यहाँ टेट्राहेड्रल बना होगा ना, और यहाँ जो टेट्राहेड्रल बना होगा, उसके इसका कोना इसके कोने से जुड़ा होता है। और जब कोने से कोना जुड़ा होता है ना, तो रोटेशन हो सकता है, रोटेशन हो सकता है, क्योंकि दोनों चतुष्फलकों के कोने से कोना, कॉर्नर से कॉर्नर जुड़ा हुआ है, तो रोटेशन पॉसिबल है। पर जब हम ये डबल बॉन्ड की बात कर रहे हैं ना, जैसे कि मैंने यहाँ बनाए, डबल बॉन्ड है, ये भी डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड में पता क्या होता है, डबल बॉन्ड में इस कार्बन एटम का जो टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर होगा ना, और इस कार्बन एटम का जो टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर होगा, इसका भी चतुष्फलक बन रहा होगा, इसका भी, ये दोनों इस चतुष्फलक के दो कोने, इस चतुष्फलक के दो कोनों को आपस में जोड़ रहे होंगे। जैसे मैं आपको कह दूं कि मान लो एक चतुष्फलक के दो कोने ये दिखाए मैंने आपको, और एक चतुष्फलक के दो कोने ये दिखाए, तो ये इससे जुड़ा हुआ है और ये इससे जुड़ा हुआ है। तो जब चतुष्फलक के दो दो कोने, दो दो कॉर्नर, दो दो किनारे आपस में जुड़े हुए हैं, तो बताओ रोटेशन पॉसिबल है क्या? रोटेशन पॉसिबल है, घूम जाएगा। डबल बॉन्ड जैसे में दो उंगलियां घूम जाएंगी क्या? ये तो नहीं घूमने की, ये तो लिपट जाएंगी एक दूसरे के ऊपर, और प्रॉब्लम हो जाएगी अलग खड़ी, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना आप? तो मतलब कहने की बात यह है कि जब कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा ना, तो फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं है। और जब मुक्त घूर्णन संभव नहीं है, फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं है, तो इन कार्बन एटम से जुड़े हुए जो दूसरे एटम्स हैं ना, जैसे ए बी, उनका 3D स्पेस में एक निश्चित स्थान होता है। यदि मैं कह दूं कि भाई कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, यहाँ ए जुड़ा हुआ है, यहाँ बी, और यहाँ ए जुड़ा हुआ है, और यहाँ बी, ठीक है, कुछ और भी जुड़ा हुआ है, तो मुझे यूँ बताओ ए और बी सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन एटम्स से जो दूसरे एटम्स जुड़े हुए हैं, क्या उनका स्थान निश्चित है? क्या उनका प्लेस फिक्स है 3D स्पेस में? आप कहोगे नहीं सर, इनका स्थान फिक्स नहीं है, क्योंकि ये भी बिल्कुल एक पंखा बन गया और ये भी पंखा बन गया, जो सीलिंग फैन है। सीलिंग फैन में भी तो 3 पंखड़ियां होती हैं और एक होता है घूर्णन अक्ष, उसका रोटेटरी एक्सेस। तो जब इनका स्थान फिक्स नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच, और सिंगल बॉन्ड में रोटेशन हो सकता है, सिंगल बॉन्ड के परितः है, सिंगल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन हो सकता है, इसलिए इनकी जगह फिक्स नहीं है इन एटम्स की। और जब जगह फिक्स नहीं है तो कन्फिग्रेशन भी फिक्स नहीं है, डिफरेंट कन्फिग्रेशन इनका हो नहीं सकता। पर जब दो कार्बन एटम डबल बॉन्ड से जुड़े हुए होंगे, तो फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि इस चतुष्फलक के दो कोने इस चतुष्फलक के दो कोनों से जुड़े हुए होंगे, और ट्विस्टिंग हो जाएगी फिर, यानी रोटेशन पॉसिबल नहीं होगा। और जब रोटेशन पॉसिबल नहीं होगा, तो इन कार्बन एटम्स से जुड़े हुए जो दूसरे एटम्स हैं, उनका त्रिविम विन्यास निश्चित होगा, उनका 3D स्पेस में एक निश्चित स्थान होगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना? 3D स्पेस में फिक्स होगी इनकी जगह, बदलने की नहीं है। यदि यहाँ बी है ना, तो ये यहीं रहेगा, यूं नहीं घूम के ऐसा कन्फिग्रेशन कर दे। ऐसा नहीं होने का कि आपने पकड़ के इसे घुमा दिया और ए ने भी अपना जगह बदल लिया और बी ने भी बदल लिया अपना जगह। इनकी जगहें फिक्स हैं, 3D स्पेस में इनके स्थान फिक्स हैं। इसलिए इन दोनों कंपाउंड का जो जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो तो सेम है, अणु सूत्र तो एक जैसा है, संरचना सूत्र भी एक जैसा लग रहा, पर इनका त्रिविम में विन्यास अलग अलग है, 3D में इनका डिफरेंट कन्फिग्रेशन है। इसलिए हम कहेंगे कि हाँ भाई, ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं। समझ में आई ना बात? तो इस तरीके से आपको स्पष्टीकरण देना है। अभी तक हमने किसकी बात करी थी? अभी तक हमने बात करी थी सिंगल बॉन्ड की। अब हम बात करेंगे डबल बॉन्ड की।
तो यहां से आप लिखो मेरे साथ साथ, बट बट का मतलब क्या होता है लेकिन। जब दो कार्बन एटम, बट जब दो कार्बन एटम कौन से बॉन्ड से, डबल डबल बॉन्ड द्वारा, डबल बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं, जब दो कार्बन एटम डबल बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं तो उन दोनों के, इस बात को लिख ही देता हूं चलो। तो उन दोनों कार्बन एटम्स की बात कर रहे हैं हम, उन दोनों कार्बन एटम्स के चतुष्फलकों, या चतुष्फलकों की जगह आप टेट्राहाइड्रल्स भी लिख सकते हो, चतुष्फलकों के दो दो कॉर्नर या कोने या किनारे या सिरे, कुछ भी कह सकते हो, आपस में जुड़े होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं। अतः भाई आपस में ऐसे जुड़ गए तो रोटेशन तो पॉसिबल है ही नहीं। अतः डबल बॉन्ड, अतः डबल बॉन्ड के परितः, परितः का मतलब होता है अबाउट, के उसे घूर्णन अक्ष मानकर, डबल बॉन्ड के परितः फ्री रोटेशन, फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं होता है। मतलब डबल बॉन्ड के परितः फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है बिल्कुल भी, कोई सिस्टम ही नहीं है। वे तो एक जगह अटक गए, दोनों अटक गए तो कहाँ से फ्री रोटेशन हो जाएगा। और जब फ्री रोटेशन नहीं होगा ना तो उससे पता क्या प्रॉब्लम होगी, उससे प्रॉब्लम ये होगी कि जो हमारे कार्बन एटम डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं ना, उन एटम्स पर जो दूसरे एटम्स जुड़े हुए हैं उनका 3D स्पेस में एक डेफिनेट स्थान होगा, एक निश्चित स्थान होगा, स्पेसिफिक स्थान होगा जो नहीं बदलेगा। और जब उनका स्थान निश्चित है तो उनका विन्यास भी निश्चित होगा। ठीक है, इस बात को लिखते हैं, चलो इस बात को भी लिखो। अतः डबल बॉन्ड, अतः डबल बॉन्ड से जुड़े कार्बन एटम्स पर जो दूसरे एटम्स, दूसरे एटम्स जुड़े होते हैं, दूसरे एटम्स जुड़े होते हैं, दूसरे एटम्स जुड़े होते हैं, उनका 3D यानी त्रिविम, 3D स्पेस में, 3D स्पेस में एक निश्चित स्थान होता है, 3D स्पेस में एक निश्चित स्थान होता है। मतलब वे एटम्स जो हैं ना, जो कार्बन से जुड़े हुए हैं, उनकी जगह बिल्कुल फिक्स है, निश्चित स्थान होता है।
या फिर हम इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं, निश्चित स्थान होता है, अर्थात अर्थात उनका उनका का मतलब वही एटम्स हैं जो कार्बन एटम से जुड़े हुए हैं, उनका 3D स्पेस में अलग अलग 3D स्पेस में अलग अलग क्या होता है, विन्यास, कन्फिग्रेशन, अलग अलग कन्फिगुरेशन होता है। 3D स्पेस में अलग अलग कन्फिगुरेशन होता है, मतलब कहने की बात बड़ी सीधी है कि जब कार्बन कार्बन दो कार्बन एटम डबल बॉन्ड से जुड़े हुए होंगे तो उन कार्बन एटम्स के ऊपर जो दूसरे एटम्स जुड़े हुए होंगे उन एटम्स का 3D स्पेस में एक फिक्स जगह होगा, एक निश्चित स्थान होगा, और जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि उन एटम्स का 3D स्पेस में कॉन्फ़िगरेशन भी अलग अलग होगा। ठीक है, जब कॉन्फ़िगरेशन उनका अलग अलग है, एक दूसरे में वे बदल नहीं सकते, तो वे दोनों क्या कहलाएंगे, फिर आइसोमर कहलाएंगे। इसलिए हम कहते हैं कि डबल बॉन्डेड कंपाउंड में ही ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आपको देखने को मिलेगी। इस बात को लिख लो चलो। अतः डबल बॉन्डेड कंपाउंड्स में ही जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, देखना जरा यहां तक चमक रहा क्या, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पाई जाती है। बताओ समझ में आई क्या बात, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पाई जाती है, न कि न की के बाद क्या लिखूंगा मैं, न कि सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड्स में। सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड्स में तो कार्बन कार्बन एटम यदि सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखा सकता, क्योंकि रोटेशन पॉसिबल है। ठीक है, जल्दी से लिखो आप, फिर मैं एक एग्जांपल बताता हूँ आपको बहुत बढ़िया। चलो एग्जांपल लिखते हैं एक, यहाँ से लिखते हैं एग्जांपल। मैलेइक एसिड एंड फ्यूमेरिक एसिड, मैलेइक एसिड एंड फ्यूमेरिक एसिड को देख लो चलो। मैलेइक एसिड ऐसा होता है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इधर H, इधर COOH, इधर H, इधर COOH, ये होता है मैलेइक एसिड। ठीक है, लिख देते हैं चलो इसके नीचे मैलेइक एसिड। और फ्यूमेरिक एसिड आपको पता ही चल गया होगा कैसा होता है, पहले भी कई बार मैंने पढ़ा दिया। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ H और यहाँ COOH, अब यहाँ H और यहाँ COOH, ये होता है फ्यूमेरिक एसिड। अब एक बात तो आपके समझ में आ रही होगी कि मैलेइक एसिड तो होता है सिस फॉर्म और फ्यूमेरिक एसिड होता है ट्रांसफॉर्म, सेम ग्रुप सेम साइड, सेम ग्रुप अपोजिट साइड। अब ऐसा मत कह देना कि सर इसे पकड़ो घुमा दो वही बन गया, आप घुमा ही नहीं सकते, ना नेचर घुमा सकती है इसे, क्योंकि डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड के परितः डबल बॉन्ड को एक्सेस मानकर
फ्री रोटेशन होना पॉसिबल नहीं है। ये मैलेइक एसिड है, फ्यूमेरिक एसिड है। ठीक है, जल्दी से लिखो बेटे, स्क्रीनशॉट ले लो या पोज करके लिख लो। लिख लिया बेटे? ठीक है, चलो एक बहुत बढ़िया बात बताता हूँ आपको, ध्यान से समझना इस बात को जो मैं बताऊंगा। मान लो आपके पास, यहाँ लिख लो एक हेडिंग नोट लिख लो। नोट, नोट में एक बहुत बढ़िया बात बताता हूँ आपको। मान लो मेरे पास कार्बन और सिंगल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इधर H है, इधर COOH है, और इधर H है, इधर COOH है। आप कहोगे कि सर ये तो आपने मैलेइक एसिड बना दिया। मैलेइक एसिड, ठीक है, बना दिया मैलेइक एसिड। अब मैं आपको कह रहा, चलो एक फ्यूमेरिक एसिड भी ले लो। फ्यूमेरिक एसिड, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इधर H, इधर COOH। एक बहुत बढ़िया बात सिखाऊंगा आपको, ये COOH इधर लेना, इधर लेना है H। ये है फ्यूमेरिक एसिड। फ्यूमेरिक एसिड, ध्यान से समझना जो समझाऊंगा। अब मैं आपको कह रहा हूं कि इनका दोनों का रिडक्शन कर दो, चाहे तो इसका कर दो, चाहे तो इसका रिडक्शन कर दो। रिडक्शन का मतलब आपके ऊपर, आपको, आपके ऊपर नहीं इन दोनों कंपाउंड्स के ऊपर आपको हाइड्रोजन का रिएक्शन कराना है, मान लो नेसेंट हाइड्रोजन का। ध्यान से समझ लेना, ठीक है, नेसेंट हाइड्रोजन का आपको रिएक्शन करना है। करें रिएक्शन? देखो, जब आप हाइड्रोजन का रिएक्शन करोगे तो पक्की बात है, यदि इसका मैलेइक एसिड का पाई बॉन्ड है, वो पाई बॉन्ड टूट जाएगा इस तरीके से। ठीक है, पाई बॉन्ड यहाँ से ऐसे टूट गया, एक H ऊपर जुड़ गया, एक H नीचे, और इसमें भी पाई बॉन्ड टूट जाएगा। क्या? एक H ऊपर जुड़ जाएगा, एक H नीचे जुड़ जाएगा। पक्की बात है, ऐसे ही तो होता है रिडक्शन। तो जब रिडक्शन हुआ तो क्या बना, देखो, रिडक्शन हुआ, इसका हुआ रिडक्शन या इसका हुआ, तो प्रोडक्ट हमारे पास बना, एक कार्बन है, सिंगल बॉन्ड कार्बन है, इसके ऊपर पहले से H जुड़ा हुआ था, COOH जुड़ा हुआ था, यहाँ H जुड़ा हुआ था, यहाँ COOH जुड़ा हुआ था, यहाँ एक नया H आ चुका है, और यहाँ भी एक नया H आ चुका है। और यहाँ क्या बना, देखना जरा, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, यहाँ H था पुराना, यहाँ COOH था, यहाँ H था, और यहाँ COOH था। एक नया H इधर आया, एक नया H इधर आया। ये दोनों सक्सेनिक एसिड हैं। आप कह सकते हो क्या हैं? सक्सेनिक, मैंने समझाया था आपको, सक्सीनिक एसिड। अब मुझे एक बात बताओ, जब मैलेइक एसिड या फ्यूमेरिक एसिड को हम देख रहे थे, तो ये दोनों तो आइसोमेरिज्म दिखा रहे थे, ये तो दोनों आइसोमेरिज्म दिखाते हैं। ये क्या है, मैलेइक एसिड, ये सिस फॉर्म है, और फ्यूमेरिक एसिड क्या है, सेम ग्रुप अपोजिट साइड होते हैं, तो कौन सा फॉर्म होता है, ट्रांसफॉर्म। तो इनमें तो आइसोमेरिज्म थी, पर जब आप रिडक्शन कर देते हो तो रिडक्शन करने के बाद ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। और अब बताओ, इन दोनों में आइसोमेरिज्म है क्या? क्या ये दोनों एक दूसरे के समावयवी हैं? आप कहोगे नहीं सर, ये क्यों होते एक दूसरे के समावयवी, ये तो इसे पकड़ के घुमा दो ये बन जाएगा, और कभी ये इसमें बदलता रहेगा, कभी ये इसमें, वास्तविकता में दोनों एक ही कंपाउंड हैं। तो ये भी एक अपने आप में एक सबूत है, ये भी एक सबूत है, एविडेंस है ये भी एक। क्या सबूत है? ये सबूत इस चीज का है कि डबल बॉन्ड होगा तो आइसोमेरिज्म हमें देखने को मिलेगा, और यदि डबल बॉन्ड नहीं होगा तो आइसोमेरिज्म हमें देखने को नहीं मिलेगा। आ रही समझ में बात? देखो यहाँ लिखते हैं, चलो इस बात को,
इस बात को लिख लेते हैं। चलो आप तो नीचे लिख लेना इस रिएक्शन के बाद, नोट हेडिंग डाल ही रखी। यहां हम लिखेंगे जब डबल बॉन्डेड मैलेइक एसिड या फ्यूमेरिक एसिड का रिडक्शन यानी अपचयन किया जाता है तो कार्बन कार्बन के बीच क्या बचा, सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्डेड सक्सिनिक एसिड प्राप्त होता है, सिंगल बॉन्डेड सक्सिनिक एसिड प्राप्त होता है, परंतु आइसोमेरिज्म भी क्या हो जाती है, समाप्त। आइसोमेरिज्म भी समाप्त हो जाती है। मतलब क्या है इस बात का, ये बात जो है ना अपने आप में एक ठोस सबूत है। किस चीज का ठोस सबूत है, कि जब तक डबल बॉन्ड रहेगा, जब तक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म रहेगी, और जब डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म खत्म हो जाएगी। ठीक है बेटे, जल्दी से लिखो, स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो। लिख लिया बेटे, ठीक है। तो बताओ समझ में आई या नहीं बात। मतलब जब आप स्पष्टीकरण दोगे ना ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का, तो आपको ये बातें बतानी कि सिंगल बॉन्ड है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो ही नहीं सकती है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड पर फ्री रोटेशन हो जाएगा, और जो कंपाउंड आपको अलग अलग नजर आ रहे हैं वे कंपाउंड अलग अलग नहीं होंगे, वे वास्तविकता में एक ही कंपाउंड होगा वो। पर जब कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है तो फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऊपर वाले कार्बन एटम का जो चतुष्फलक है वो नीचे वाले कार्बन एटम के चतुष्फलक से दो दो पॉइंट पर जुड़ा होता है, जिसकी वजह से रोटेशन पॉसिबल नहीं होता। फ्री रोटेशन डबल बॉन्ड के अबाउट नहीं हो सकता, समझ रहे ना। इसलिए डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स से जुड़े हुए जो दूसरे एटम्स होते हैं उनका 3D स्पेस में एक डेफिनेट स्थान होता है, और उनका कॉन्फ़िगरेशन भी अलग अलग होता है, फिक्स कॉन्फ़िगरेशन होता है अलग अलग। इसलिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म डबल बॉन्डेड कंपाउंड्स में हमें देखने को मिलती है। ठीक है बेटे, उम्मीद है आपको टॉपिक समझ में आया होगा। बस मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते रहो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।